हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन को समझने वाले हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल क्या रहा था, इंपॉर्टेंस क्या रहा था। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे क्रिटिसाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर, तो वो सारे क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस करेंगे कि क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया जाता है और वो क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, और लास्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क रहने वाला है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये सारी डायमेंशन समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को मैं डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ। इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी आपको। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हम करें तो इसका फॉर्मेशन बेसिकली मेन पर्पस क्या था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस होंगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का होगा, इलेक्शन किस तरीके का होगा, राइट, वेरियस अथॉरिटीज़ कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ों को फॉर्मेशन के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी। अब हम इसके हर एक डायमेंशन में बात करेंगे। पहले देखेंगे फॉर्मेशन, इसकी जर्नी कैसे शुरू होती है। तो हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, इसमें अगर बात की जाए इसकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई थी, तो एम.एन. रॉय जो कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के एक पॉइनियर थे, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था कि भाई इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, वो भी कब, 1934 में। इस आइडिया को बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फर्दर प्रपोज किया गया और डिमांड रखी गई अपने वेरियस सेशन के द्वारा। और इसकी शुरुआत जब इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे 1935 में इसको प्रपोज करना शुरू किया अपने नेशनल प्लेटफॉर्म से, और वहाँ से इनकी लगातार डिमांड रही थी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो ये जर्नी यहाँ से शुरू होते होते फाइनली 1940 में एक अगस्त ऑफर एक आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें इस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है कि ठीक है भाई, हम डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट करते हैं, और जब सिचुएशन बेटर होगी या जैसी सिचुएशन आगे फर्दर बनेगी पॉजिटिव, हम इसके बारे में सोचेंगे। तो एक तरीके से अगस्त ऑफर ऑफ 1940 पहला एक स्टेप था जहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने डिमांड को एक्सेप्ट किया था। ओके, फर्दर आप देखोगे कि इलेक्शन फॉर द असेंबली जिसके हिसाब से हेल्ड किए गए थे, कॉम्पोजिशन था, ये सब किसके आधार पर किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो 1946 में एक कैबिनेट प्लान लाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर पूरा प्रोसीजर होता है कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, क्या उनके फंक्शंस रहेंगे, ये सारी चीज़ें। ओके, और इस पर्पस को फुल करने के लिए फाइनली इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है 16 मई 1946 को। तो ये एक जर्नी थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी जर्नी शुरुआत कब होती है। अब जब इसके जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, उसमें प्रोसीजर थे इलेक्शन के। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हाउ वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका इलेक्शंस कैसे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। प्रोविंशियल असेंबली एक जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी प्रोविंसेस लेवल पर, और यहाँ पर जो टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ओके, टोटल नंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो 389 था, जिसमें से 292
मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस को, 93 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को, ओके। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, जैसे दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग एंड अजमेर मेरवार, ओके। तो ये था कुछ सिनेरियो नंबर्स जो प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है। इसके बाद ये जर्नी यहाँ से शुरू रहती है और फाइनली आप देखोगे कि पार्टीशन होता है जब इंडिया और पाकिस्तान का, तो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, और ये होता है 3 जून 1947 को। यहाँ से इसके मेंबर्स बट जाते हैं। जो पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो जाता है तो उनकी एक अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, गेटिंग इट। तो ये इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने की बात है आपको रिगार्डिंग टू इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। पार्टली इलेक्टेड कौन थे? जो आपके प्रोविंसेस के द्वारा, जो आपकी प्रोविंसेस असेंबली थी वहाँ से इलेक्शन के द्वारा आए थे, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। पार्टली नॉमिनेटेड कौन थे? जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे, वो नॉमिनेशन के थ्रू आए थे, ये ध्यान रखना है। ये जो नंबर देखा था ना हमने यहाँ पर, एक मिनट, ये 292 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ था प्रोविंसेस के द्वारा, जो वहाँ की प्रोविंशियल असेंबली थी। 93 मेंबर्स जो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये नॉमिनेशन के थ्रू आए थे। तो जो मेंबर्स हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो पार्टली इलेक्टेड थे एंड पार्टली नॉमिनेटेड थे। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। भाई ये मेंबर्स डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, ये मेंबर्स चुने गए थे जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स थे उनके द्वारा चुना गया था, गेटिंग। जैसे प्रेजेंट में हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है जिस तरीके से हमारी जो लोकसभा का होता है, ओके। तो इवन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो भी इनडायरेक्ट तरीके से होता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और जो याद रखना है कि भाई उस समय सभी को वोट करने का अधिकार नहीं था, राइट। जैसे अभी प्रेजेंट में क्या है, एक सर्टेन एज आप अचीव कर लेते हो, उसके बाद से आपको वोट करने का राइट मिल जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। और आपको फर्दर याद रखना है कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन यहाँ पर सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जहाँ पर कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर इंक्लूड किया है। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फ्रेम करना, जहां पर कंट्री के सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर किया जा सके एक तरीके से। फिर असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था जुलाई 20 1947 पे। इसके बाद से बहुत सारे लॉज को इनैक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। फर्दर इंडिया की जो मेंबरशिप थी इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अप्रूव की गई थी। नेक्स्ट आप देखोगे कि इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किया गया था। फिर आप देखोगे नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है इसके द्वारा जनवरी 24 1950 पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, मेजर फंक्शंस थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा परफॉर्म किए गए थे। आप इसे रोल भी कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए थे जनता के द्वारा, इंडियन सिटीजन्स के द्वारा। यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ? जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए था। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए था। ओके, इसके बाद फर्दर एक क्रिटिसिज्म होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि भाई ये एक सवरेन बॉडी कैसे हुई? सवरेन बॉडी का मतलब है जिसके पास सुप्रीम पावर होना टू मेक द लॉ। सवरानिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ओके, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई ये तो ब्रिटिश ऑर्डर के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 आपको याद होगा, तो उसके द्वारा इस बॉडी का इलेक्शन हुआ था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए गए। तो ये एक सवरेन बॉडी कैसे हुई? इंडियन ऑर्डर नहीं आया था यहाँ पर। नेक्स्ट कहते हैं क्रिटिक्स कि भाई इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, ये अननेसेसरी था। कुछ लोग क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई ये इसमें डोमिनेशन किसका था? कांग्रेस पार्टी का था। तो ये किस तरह जो डाइवर्सिटी है इंडिया में उसको एकोमोडेट नहीं करती है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म लगता है। बट फाइनली आप कंक्लूजन क्या कर सकते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इंडिया में जिस तरीके की डाइवर्सिटी थी, उनके डाइवर्स ग्रुप होने की वजह से कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स थे, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे, उनको रिकॉन्साइल करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जहां पर सभी के इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर कर पाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया गया जिस तरीके के प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हों, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स का प्रोटेक्शन हो। देन पीपल्स को एम्पावर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया। यहाँ पर लोगों को राइट है पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक, सबको राइट टू वोट है। ओके, इसके बाद से बहुत सारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, उनके प्रोविजंस को शामिल किया गया। यहाँ पर नेशनल गोल एंड वैल्यूज़, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद है जहाँ पर इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जहाँ पर सोशलिस्ट गोल को अडॉप्ट किया गया, वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। इसके बाद से एजेंडा फॉर चेंज, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाना है सोसाइटी में, उसके आइडिया को इंक्लूड किया गया। देन जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, उसको प्रमोट किया गया, उसके नॉलेज को इनकरेज किया गया। देन जो लेजिटिमेसी है डिफरेंट पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को, उसको इस्टेब्लिश की जाती है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डिस्पाइट कि हाँ इतने सारे क्रिटिसिज्म है, बट ओवरऑल की भाई जो फाइनल जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो इंडियन सिचुएशन पे सुटेबल है। इंडिया की सिचुएशन को जिस तरीके से डिमांड कर रही थी उस समय, वो सारे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया। अक्रॉस द ग्लोब जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई इंडिया में। ओके, तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर पूरा लेक्चर, जहाँ पर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, फंक्शंस क्या परफॉर्म किए गए, क्रिटिसिज्म, देन कंक्लूजन। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपने इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम की ID इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी आपको। So thanks for watching guys. See you in the next video. Bye bye. Take care.